आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है क्योंकि हिंदी के ऐसे टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 101% गारंटी है कि पूछा ही जाएगा। क्योंकि ये जितना भी प्रश्न है ये सभी वायरल प्रश्न हैं और आपको बता दें कि जितना भी प्रश्न का उत्तर आज आपको हम बताने वाले हैं वे सभी प्रश्न का उत्तर आज आपको हम याद करा देंगे क्योंकि काफ़ी आसानी तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। लेकिन उसके पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और आपका काफ़ी ज़्यादा कमेंट था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आइए, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तब आपको दिक्कत होने वाला नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा और आपको याद कराते जाएंगे। काफ़ी आसानी तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसके लिए आप कान में ईयरफोन लगा करके एक शांत जगह बैठ जाइए। अगर ईयरफोन नहीं है तो भी आप एक शांत जगह बैठ करके वीडियो को शांति से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए अंबेडकर जी जो हैं वह जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह इसलिए मानते हैं क्योंकि आप लोग अक्सर ये देखे होंगे कि अगर कोई छोटी जाति में कोई बच्चा जो है वह जन्म ले लेता है, अगर वह अच्छा करने का चाहता है या उसे वह अच्छा हो सकता है लेकिन वह करने नहीं दिया जाता है। बोला जाता है कि आप छोटे जाति के हैं तो आप छोटा मोटा ही काम कीजिएगा। तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए और इसे ही जो है वो अंबेडकर जी विडंबना मानते हैं। तो आएगा तो फटाफट से लिख दीजिएगा। चलिए अब वो कहते हैं कि यह मजाक का विषय इसलिए बन गया है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी, शिक्षा और सभ्यता का विकास हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रथा की पोषक बड़ी ही संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ जो है वह श्रमिक विभाजन भी हो गया है। यानी कि अभी आपको हमने समझाया कि आप छोटे जाति के हैं तो छोटा ही काम करेंगे, बड़े जाति के हैं तो बड़ा ही काम करेंगे। अक्सर पहले देखा जाता था हम लोग के यहाँ कि अगर आप बड़े कास्ट के हैं तो छोटे कास्ट वाले आपको क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे। आप आइएगा तो कुर्सी वो छोड़ करके खड़े हो जाएंगे कि हाँ आप बैठिए, और लोग नीचे बैठेंगे। ऐसा देखा जाता था काफ़ी जगह, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ वह विडंबना मानते हैं। तो जाति प्रथा को वह विडंबना मानते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सब कोई एक समान है, भगवान जो है सबको एक समान भेजे हैं। तो यह आएगा प्रश्न तो आप लिख दीजिएगा। बिल्कुल आपके पास समय कम है, आप समझते जाइए एक जगह शांत दिमाग करके, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो फटाफट इसी बात पे एक लाइक कीजिए कि सब कोई एक समान रहे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। ठीक है, फटाफट कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब का रूल है जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, है ना। चलिए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वो, और ये रियल चीज़ है कि अगर आप छोटे जाति के हैं लेकिन अगर आपके पास कुछ उम्मीदें हैं, आप कर सकते हैं तो कीजिए, इसको करने देना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि नहीं होता है ना। हाँ, तो इसी चीज़ को मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। समय का हमें ध्यान से देखिए। अगला है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को जो आवश्यक माना है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित समाज को ही क्या माना है, आवश्यक माना है। किसे किसे, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित समाज को क्या माना है, वह आवश्यक माना है। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबकी सहभागिता होगी और सभी एक दूसरे की रक्षा को तत्पर रहेंगे। उनका ख्याल था कि दूध पानी की मेल की भांति भाईचारा होना चाहिए और यही आपकी सच्ची लोकतंत्र है। दूध पानी की तरह क्यों उन्होंने कहा, आप अक्सर देखते हैं कि जब दूध में पानी को मिला दिया जाता है तो दोनों एक समान हो जाते हैं। तो हम लोगों के बीच ऐसा ही होनी चाहिए। जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं, देखिए ध्यान से समझिए, और हम आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कि आप हम पे विश्वास काफ़ी ज़्यादा किए हैं तब तो आप हमें सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पढ़ रहे हैं। और हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप हम पे विश्वास किए हैं। तो हम लोगों के पास जो मतलब कि बीच में जो संबंध है, ये संबंध काफ़ी अटूट होनी चाहिए, काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, एकदम भाईचारे के संबंध की तरह होनी चाहिए, एकदम दूध और पानी के संबंध की तरह होनी चाहिए। तो उन्हीं को वह क्या मानते हैं, सच्चे लोकतंत्र मानते हैं। वह कहते हैं दरअसल लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं, सामूहिक दिनचर्या और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है ना। लोकतंत्र देखिए, सच्चे लोकतंत्र किसे मानते हैं वो काफी आसानी से उन्होंने समझा करके बताया। जैसे अभी आपको हमने एग्जांपल दिया
कि हम और आप एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो संबंध से जुड़े हुए हैं। आप हमें टीचर मानते हैं, हम आपको अपना शिष्य मानते हैं, हम आपका अपना साथी मानते हैं। इस प्रकार से एकदम हम दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसी प्रकार वो भी मानते हैं और इसी तरह होना चाहिए। एकदम भाईचारे की संबंध एकदम दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। तो समझ में आ रहा है ना कि किसे मानते हैं वो सच्चे लोकतंत्र। तो ये आएगा तो आसानी से लिख दीजिएगा ना। एक एक बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके पास समय काफी कम है। अगर सुने रहिएगा तो कुछ जरूर लिख दीजिएगा, है ना। प्लीज मैं बाबू आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका ये एग्जाम खराब ना जाए इसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कभी कभी इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है कि समय पे कभी कभी नहीं उपस्थित हो पाते, तो इसके लिए हम माफ़ी आपसे पहले ही मांग लेते हैं कि बाबू प्लीज़। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको समय पे हर चीज़ करें, और करते भी हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। हालांकि तो ज़्यादा बात करने का समय आपके पास नहीं है। चलिए, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। या इसी क्वेश्चन को एक दूसरे ढंग से पूछ दिया जाता है कि जाति प्रथा की दूषित सीमांत क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ध्यान से समझिए, भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा या जीवनाधार जन्म से ही निश्चित हो जाता है कि माता पिता का जो भी पेशा है उसी पेशा का उसे अख्तियार करना पड़ता है, और यह सबसे गलत चीज है। मान लीजिए कि आपका जन्म किसी छोटे परिवार में हो गया, तो आपको बोला जाएगा कि जो आपके माता पिता काम करते हैं वही आपको करना पड़ेगा, भले ही आपका रुचि हो चाहे नहीं हो, आपका मन लगे उसमें चाहे न लगे। तो यही कारण है जो ये बेरोजगारी चल रही है। अगर आपके अंदर कोई इच्छा कर है कि आप बढ़िया काम कर सकते हैं, लेकिन आपका ऐसे ही परिवार में जन्म हो गया है जो आप सोच के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये सबसे गलत चीज़ है। तो यही आगे बताया जा रहा है कि भले ही रुचि और रुचि का प्रश्न ही नहीं उठता है, यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं उठता है कि आपके पास रुचि है या नहीं है। आपको बस इतना ही बोल दिया जाता है कि आप छोटे परिवार में जन्म लिए हैं तो आपको वही काम करना पड़ेगा। आगे बताया जा रहा है कि भले ही पेशा के अनुरूप होने के चलते उसे भूखे क्यों ना पड़ना पड़े, यानी कि वो पेशे के अनुरूप नहीं है तो उसे भूखा मरना ही पड़ेगा। अभी आपको समझाएं, आज के युग में उद्योग धंधों में काफ़ी जो है उसकी प्रक्रिया में, उसकी तकनीक में नियंत्रण जो है बदलाव आते जा रहा है। ऐसे हालात में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा भूखों मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति ही नहीं हो देती, भले ही वह दूसरे के प्रांगत हो। इस तरह पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण बनी हुई है। अब आप समझे, एक बार और सुन लीजिए, बस कहानी को सुन लीजिए, जिससे कि आप कुछ ना कुछ परीक्षा में जरूर लिख दीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि आप अगर छोटे परिवार में जन्म ले लेंगे, अगर आपके माता पिता जो भी करते होंगे बस बोल दिया जाएगा आपको कि हाँ वही करना है, भले ही आपका रुचि हो या चाहे नहीं हो। अगर आप दूसरा काम किए तो समझ जाइए आपके यहाँ आपके पास इतना ही ताना मारेंगे लोग, इतना आपका बुराइयां होगी जी, फिर बात क्या। तो यही चीज़ नहीं होनी चाहिए और यही कारण है। मान लीजिए कि आप छोटे घर में हैं लेकिन आपको अच्छा करने की ज़रूरत है, आप कर सकते हैं, तो यह नहीं करने दिया जाता है, यह नहीं होनी चाहिए। आपको ये चीज़, सारी चीज़ें आपको समझा दिए, तो यही चीज़ें आपको वहाँ पे लिख देना है कि भारत में जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई है, तो आप इसे आसानी से लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है। तो काफ़ी आसान है। तो देखिए, कासू और मदन के बीच जो झगड़े का कारण था वो कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखलाना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कासू और मदन के बीच झगड़ा का क्या कारण था। कारण ये था कि कासू चाहता था कि हम भी लट्टू खेलें, लेकिन मदन उसे न खिलाया, बोला कि हम नहीं खिलाएंगे, तुमको लट्टू नहीं खिलाएंगे। इसके कारण उसमें झगड़ा हो गया। और झगड़ा जब हुआ तो इसमें यह लेखक जो दिखाना चाहते हैं कि बच्चे में किस प्रकार से ईर्ष्या होती है, यानी कि ईर्ष्या का मतलब हो गया जलन होता है, और इनकार वह कैसे करता है। तो ये आएगा क्वेश्चन, तो फटाफट से आप लिख दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी। जो कासू और मदन की लड़ाई थी वो कैसी कहानी थी, कैसी लड़ाई थी। तो देखिए, कासू और मदन की लड़ाई जो थी हड्डी और मांस की और बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। ये आपको उस किताब में बताया गया है कैसी लड़ाई थी, यानी कि काफी मतलब कि जबरदस्त लड़ाई थी, जिसको बोला जाता है ना एकदम हड्डी और मांस की। हड्डी और मांस की मतलब क्या होगा कि जिस प्रकार से हड्डी में जो है ना, हड्डी में जो मांस पकड़ा रहता है एकदम चिपका रहता है, जब तक तब तक उसको खींचा नहीं जाता था निकलेगा नहीं, उस प्रकार से थी यह। बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगले के पीले देखते हैं ना, कहीं पे अगर कुत्ता होता है तो अगर उससे आप से गुजर रहे हैं तो समझ जाइए बड़ा ही बच के जाना पड़ता है कुत्ते से।
तो ये उस प्रकार से एकदम बच करके, मतलब कि काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली थी, मतलब हो रही थी, इस प्रकार से लड़ाई थी। तो आएगा तो आपको फटाफट से लिख देना है। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो देखिए, झोपड़ी और लड़ाई के बीच में अक्सर जो होते हैं वो महल वाले ही जीतते हैं, और आमतौर पे स्वाभाविक रूप भी है ना, महल वाले ही जीतेंगे, क्योंकि जो महल वाले होते हैं वो काफ़ी अमीर होते हैं, सब जगह उनका और जो है वो दावा चलता है कि जो वो कहेंगे वही सही है ना, यानी वो काफ़ी धनी मनी व्यक्ति होते हैं, इसलिए उनकी जीत हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपको एक एक चीज़ें बता रहे हैं, दिमाग में बस बैठा दीजिए, कहानी की तरह सुनते जाइए, आपको याद जरूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर लिख दीजिएगा। अगला देखिए, सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाते थे, खोखा का मतलब क्या, कासू, कासू नाम था। तो सेन साहब अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये याद करके रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में ना पूछ करके ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। ये सब्जेक्टिव में इसलिए क्वेश्चन हम आपको टाइप कर दिए क्योंकि इसे आप आसानी से याद कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी। ओहो, अभी आपको हमने ये बता दिया, लगता है क्वेश्चन डबल हो गया, है ना जी। चलिए इसको बात करते हैं, अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खोखा या कासू का चरित्र चित्रण करे, या खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। एक तो पूछा यह जाता है कि खोखा यानी कि कासू का चरित्र चित्रण कर दीजिए, और एक पूछा जाता है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। सबसे क्वेश्चन यही ज़्यादा बार पूछा जाता है, खोखा किन मामलों में अपवाद था, है ना। तो इसे आप याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। तो देखिए, ये दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं, जिससे कि अगर दोनों तरीका भी आएगा लिखने के लिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, कासू धनी संपन्न सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। माँ बाप के अतिशय लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया है। वह घर के किसी भी कायदे कानून के मामले में अपवाद था, और नौकरों और बड़ी बहनों पर हाथ छोड़ने में देर नहीं करता था। तोड़ फोड़ करना, घर में आए मेहमानों की गाड़ियों के चक्के के हवा निकाल देना, ऐसे हिचक या परेशानी नहीं, इसमें जो होती है वो उनको हिचक या परेशानी नहीं होती थी। वह सभी को अपने से हीन समझता था। यही कारण है कि मदन के हाथों पीटा जाता था, है ना। और माँ बाप की अतिशय लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बदमिजाज खुराफित जो लड़का यह था, कासू था, है ना। तो यही इस मामलों में अपवाद था। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई अच्छे खासे घर के जब कोई लड़का होता है जो धनी मनी होते हैं, उनके घर के लड़के ऐसे ही होते हैं, काफ़ी एकदम, मतलब कि क्या कहोगे उसको, है ना, किसी का बात ही नहीं मानेंगे वो, और अपने से हीन समझेंगे। ऐसा होता है, कोई मेहमान आए उसके गाड़ी के चक्का का हवा निकाल देना, ये सारी चीज़ें मतलब होता ही है अंदर। और ऐसे शरारती मतलब वो चलता ही रहता है बच्चों के पास, है ना। आप भी शरारती करते हैं ना, बिल्कुल। फटाफट चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आएगा आप तो फटाफट से इसे भी लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद जो है वह दिलाती है। तो देखिए, नाखूनों का बढ़ना पार्श्विक प्रवृत्ति मनुष्य की सहज वृत्ति है। यह मनुष्य को हमेशा यह याद दिलाती है कि तुम असभ्य युग से सभ्य युग में आ चुके हो, लेकिन तुम्हारी सोच मेरी तरह है, जो लाख मन से हटाओ पनप ही जाती है। मनुष्य की ईर्ष्या, जड़ता, हिंसा, अहिंसक प्रवृत्ति, क्रोध आदि कभी खत्म होने वाली नहीं है। तभी तो शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। नाखून बढ़ते हुए यह याद हम लोग को दिलाते रहते हैं। तो यह का प्रश्न तो लिख दीजिएगा फटाफट से कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो ये चीज़ आप फटाफट से उन्हें आप लिख दीजिएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से ले लीजिए। अगला देखिए, अगला है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता शब्द की जो सार्थकता है वो लेखक क्या बताता है बाबू। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार से स्वाधीनता शब्द का अत्यंत व्यापक और अर्थपूर्ण है। इसमें अपने आप ही अपने आप को नियंत्रित करने का भाव है, कोई बाह्य दबाव नहीं है। इस शब्द में हमारे देश की परंपरा और संस्कृति परिलक्षित होती है, जिसका मूल तत्व है संयम और दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, त्याग और श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा। यही कारण है कि द्विवेदी जी ने अधीनता की अपेक्षा स्वाधीनता शब्द को इंडिपेंडेंस का सार्थक क्या किया है, पर्याय माना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें आपको हम ज़्यादा कुछ समझाने वाले नहीं हैं, है ना। ये काफ़ी आसान है, बस 1 से 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ये काफ़ी इजी वे है। और जो पहला दूसरा क्वेश्चन था ना अम्बेडकर वाला, ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था, तो उसको आपको समझा दिए तो वो तो याद हो ही गया होगा, है ना।
चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक से दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, या टेलीग्राम पे जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे। अगला प्रश्न है कि सफलता और चरित्रता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार जो है वह प्रतिपादित करता है। तो ध्यान से देखिए, लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रता में पर्याप्त अंतर है। सफलता में बाह्य उपकरणों से इच्छित वस्तु के बहुल्य का भाव है, चाहे वे वस्तुएं मारक साधनों के प्रयोग से ही क्यों न हो, किंतु चरितार्थ मनुष्य के प्रेम, मैत्री और त्याग में अपने को सबके हित में निशेष समर्पित करने भाव में है। दोनों शब्दों में आकाश पाताल का क्या है, यहाँ पे वह अंतर है और अंतर वह बताते हैं कि सफलता और चरितार्थ शब्द में लेखक जो है वह क्या जो है भिन्नता मानते हैं, क्या अलग मानते हैं, क्या चीज़ मानते हैं। तो आएगा यह प्रश्न, तो आपको फटाफट से यहाँ पे इस चीज़ को लिख देनी होगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो ध्यान से देखिए, मनुष्य नहीं चाहता है कि बर्बर युग की कोई भी निशानी क्या रहे उसमें रहे, इसलिए वह बार बार नाखून को क्या काटता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट से क्या लिख दीजिएगा, उत्तर लिख दीजिएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं बाबू। अब इसमें मत कहिए कि सर ज़्यादा क्यों नहीं समझा रहा है। और आपके पास देखिए दो सिचुएशन है, एक तो ये ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास समय कम है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, और यह सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये शायद मॉडल पेपर में भी दिया गया था, ऑफिशियल मॉडल पेपर में। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो आंसर देखिए, गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी की आरंभ अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में उन्होंने कनौज पर कब्जा कर लिया, और वह कौन थे, वही गुर्जर प्रतिहार थे। तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो फटाफट से आपको क्या लिखना होगा कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वह भारत के बाहर से आकर के 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया, और बाद में उन्होंने क्या किया, कनौज पर कब्जा कर लिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं जो है वह लिखी जाती है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देवनागरी में जो है वह संस्कृत, प्राकृत, खड़ी बोली की भाषाएं लिखी जाती है। इनके अलावा हिंदी की विविध बोलियां तथा नेपाली और नेवारी भाषा जो है वो भी देवनागरी लिपि में क्या की जाती है, लिखी जाती है। तो आएगा तो फटाफट से आप लिख दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई थी, और सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से इसे समझ लीजिए। तो देखिए लगभग 200 वर्ष पहले छापा खाने के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से अनेक पुस्तकें छपनी शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्य और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इससे इसमें क्या हो गई, स्थिरता आ गई, है ना। इसमें क्या हुई, इस प्रकार से उसमें स्थिरता आ गई। तो फटाफट से इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप याद कर लीजिए। एक से दो बार पढ़िएगा, काफ़ी आसान है, याद हो जाएगा। अगले देखिए कह रहा है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है, अथवा नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक को क्या कहना है, पटना से नागरी का क्या संबंध है। ये जो क्वेश्चन आपको दो बताए अथवा करके, ये दो जो क्वेश्चन है, यह कभी यह पूछ सकता है लिख करके, या कभी ये पूछ सकता है, यानी कि दोनों में से कोई भी आपको लिख करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्या होगा कि नागरी नाम के संबंध में अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका जो नाम है वह नागरी पड़ा। कुछ विद्वानों का मत है कि और सब तो नगर हैं, लेकिन काशी देवनागरी है, अतः वहाँ प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी कहते हैं। तो कई लोगों का जो है कई मत होता है, सबका मत अलग अलग होता है, तो वही अपना मत ही बता रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि पाद ताड़ितकम के अनुसार पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम देव था, इसलिए इसे पाटलिपुत्र को देवनगर कहते थे। यह भी संभव है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लिपि होने के कारण इसे देवनागरी भी कहा जाता है। तो सभी लोगों का अलग अलग मत था, तो बस आपको बस इतना थोड़ी सी पढ़ लेना है, अगर आएगा तो आपको फटाफट से इसे लिख देनी है। आपको तो ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो देखिए
बहादुर की तरह कर्मठ ईमानदार नौकर खोजने पर भी न मिलने के कारण और झूठ मूठ उस पर चोरी का इल्जाम लगाने के चलते घर के सभी जो व्यक्ति है वह पछतावा करते हैं। देखिए, जो बहादुर थे ना, वह काफी ज्यादा ईमानदार और कर्मठ, है ना, नौकर था, जिसे आप खोजने पर भी खोजिएगा ना, कितना भी खोजिएगा तो नहीं मिल सकता है। कोई डांट भी देता था ना तो वह किसी को कुछ नहीं बोलता था, उसे चुपचाप सुन लिया करता था। लेकिन उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, वही झूठ मूठ का, बिना कारण उससे चोरी का इल्जाम लगाया गया। तो चले जाने के बाद से क्या हुआ, काफी ज्यादा पछतावा हुआ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। मतलब बहादुर पहली बार कैसे दिखा हुआ था। देखिए, तो बहादुर ठिनके कद का चकैठ लड़का था, जो रंग गोरा था और चिपटा मुंह था। वह अपनी आंखें पूरी तरह मटका रहा था। उसने सफेद निकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता क्या किया था, पहना हुआ था। उसके गले में स्काउटों की जैसे एक रुमाल बंधा हुआ था। पहली बार में वह ऐसा ही था, है ना। चलिए, तो ये आएगा, तो इस प्रकार से बहादुर दिखा था। तो आपको क्या करना है, फटाफट से लिख देना है। अब इसमें क्या समझाने की जरूरत है, कैसे दिखा था, बस आपको लिख देनी है ना। तो काफी आसान है। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। तो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए। और इसके पहले जितना भी क्वेश्चन नहीं देखे, सारे क्वेश्चन देखिए। और हाँ, 5 सेट का जो मॉडल पेपर आपको बताया है, वो 5 सेट जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा परीक्षा देने से पहले, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। इस चैनल पे अपलोड है, मॉडल पेपर का जरूर आप तैयारी कर लीजिएगा। एक नहीं, 5 सेट कम से कम इस चैनल पे अपलोड है, लगातार देख लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था। तो ध्यान दीजिए, दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा उसकी पिटाई हो रही थी। मालकिनी की तमाचाबाजी और अनंत चोरी के झूठे मूठे आरोप के कारण बहादुर को क्या करना पड़ा, घर छोड़ करके भागना पड़ा। क्या होता था अक्सर कि जो लेखक है ना, उनके लड़के जो है वह बहादुर को काफी बार जो है वो पीटना शुरू कर देते थे, पीटने लगता था। और उसकी जो मालकिनी थी, यानी कि लेखक की जो पत्नी थी, वो भी अब डांटना शुरू कर दी थी। और एक दिन तो चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, जिसके कारण क्या किया, वह भागना शुरू कर दिया, मतलब ही भाग गया वहां से। तो ये आएगा, जितना भी प्रश्न आपको 20 प्रश्न बताएं आप याद कर लीजिएगा। और इसके पहले भी आपको इस प्रश्न का उत्तर पता था, तो बहुत अच्छी बात है, याद किए होंगे तो वो भी आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर